हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला है, जिसमें आज की वीडियो में आप 30 प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन एनालिसिस के माध्यम से 100 से ज़्यादा प्रश्नों को आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि कोई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न कि वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं। याद रखेंगे, जो मेजरमेंट से ये प्रश्न बना है, वायुमंडलीय दाब हम नापते किससे हैं, तो बैरोमीटर से नापते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे यहाँ पे कि लैक्टोमीटर, याद रखेंगे लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है, तो इससे दूध की शुद्धता का माप करते हैं। क्या नाप करते हैं दोस्तों? दूध की शुद्धता का माप करते हैं। किससे दोस्तों? तो लैक्टोमीटर से। याद रखेंगे, जो दूध बेचने वाले लोग होते हैं, जब वह भैंसवाड़ी से दूध खरीदते हैं तो वह लैक्टोमीटर से शुद्ध दूध की जांच करते हैं। याद रखेंगे, इसमें जल की मात्रा कितनी है और प्योर दूध की मात्रा कितनी है। आगे देखेंगे सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, तो याद रखेंगे जी, इसको बोलते हैं भूकंप लेख मापी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं भूकंप लेख मापी। यह जो होता है भूकंप की तीव्रता मापने के काम आता है। भूकंप की तीव्रता, याद रखेंगे, भूकंप तो इसको मापा ही जाता है, लेकिन याद रखेंगे भूकंप को मापने के कितना भूकंप ज़्यादा था, कम था, जो इसका पैमाना है इसको रिक्टर पैमाना में नापते हैं। किस में नापते हैं दोस्तों? तो इसको नापने का जो पैमाना होता है वो रिक्टर पैमाना होता है, और जो यंत्र होता है दोस्तों वह क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है। आगे देखेंगे एमीटर क्या होता है दोस्तों? तो एमीटर जो होता है वह विद्युत धारा मापने के काम आता है। किसके नापने के काम आता है? विद्युत धारा मापने के काम आता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आपको 1 बाय 1 करके दोस्तों कुछ हम मापक यंत्र के बारे में बता देता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। आपको बता दो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि थर्मामीटर किसके मापने के काम आता है, आप क्या बोलिएगा? थर्मामीटर जो होता है वह तापमान मापने के काम आता है। किसके प्यारे? तापमान मापने के काम आता है। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का। जो डॉक्टर लोग होते हैं वह शरीर का तापमान माप के ही बुखार का पता लगाते हैं, और बुखार का पता लगाने के लिए इसी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर किस काम आता है? तो तापमान मापने के काम आता है। इसको आप याद रखेंगे। एक जगह मैंने ये भी प्रश्न बना हुआ देखा हूं कि थर्मामीटर में जो तापमान के पैमाने होते हैं कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, तो जो थर्मामीटर होता है वह 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान को मेजर करता है, जो कि डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। आगे देखेंगे, एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोमीटर। क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोमीटर। जितने मीटर हैं सब पर्यावरण अध्ययन से ही पूछूंगा, तो याद रखेंगे हाइड्रोमीटर किसके मापने के काम आता है? तो तरल पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व नापता है। क्या नापता है दोस्तों? आपेक्षिक घनत्व नापता है। याद रखेंगे, ये आपेक्षिक घनत्व नापता है। किसका दोस्तों? तो तरल पदार्थ का। तरल पदार्थ किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि तरल पदार्थ की क्या होता है या तरल पदार्थ किसे बोलते हैं, तो तरल पदार्थ वे पदार्थ कहे जाते हैं जिनमें बहने का गुण हो। बहने का गुण हो, द्रव को ही तरल पदार्थ का रूप बोलते हैं जिसमें बहने का गुण हो। जैसे कि आप जानते हैं डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, जल हो गया, जब आप उसको किसी स्थान पे छोड़ देंगे तो अपने आप से चारों तरफ बिखर जाएगा, बह जाएगा। इसी को बोलते हैं तरल पदार्थ। तरल पदार्थ उसे कहते हैं जिनमें बहने का गुण हो, और इसके मापने का, तरल पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व को किससे नापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से नापते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? फायदोमीटर। क्या है? फायदोमीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि फायदोमीटर किसके मापन में काम करते हैं, तो जो फायदोमीटर होता है समुद्र की गहराई नापते हैं। क्या नापते हैं दोस्तों? तो इससे हम लोग समुद्र की गहराई नापने का काम करते हैं। समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? तो फायदोमीटर से नापते हैं। आगे आपको बता दें स्फैग्नोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्फैग्नोमीटर। जो स्फैग्नोमीटर होता है यह किसके माप में काम आता है, या इससे क्या मापा जाता है? तो इससे हम लोग रक्तदाब ही इसको बोलते हैं। रक्तदाब नापते हैं इससे, और इसको बोलते हैं रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। याद रखेंगे, रक्तचाप जिससे नापा जाता है, ब्लड प्रेशर, उसको हम लोग बोलते हैं स्फैग्नोमीटर। इसको आप ध्यान रखेंगे। आपसे मैं कुछ बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट होता है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर किसके नाप में काम आता है? तो एनीमोमीटर जो होता है पवन का वेग नापते हैं या वायु का वेग मापते हैं। आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आप लोगों को कई बार पूछा है कि ध्वनि की प्रबलता किससे नापते हैं? ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता। तो याद रखेंगे, ध्वनि की जो प्रबलता होती है, इसको मापने का जो यंत्र होता है दोस्तों वह ऑडियोमीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? वह ऑडियोमीटर होता है। इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे, इसको हम
लोग ऑडियो मीटर बोलते हैं। और एक बात और याद रखेंगे, ध्वनि की जो प्रबलता तो नापते हैं, लेकिन इसकी तीव्रता की बात करेंगे कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, किससे मापी नहीं किसमें नापी जाती है, तो यह डेसिबल में मापी जाती है। इसको डीबी से दर्शाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? याद रखेंगे भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसका नाम क्या है, आपको यही बताना है। तो जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह कंचनजंगा है। क्या दोस्तों? कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। याद रखेंगे ये भारत की पहला सर्वोच्च पर्वत शिखर है, लेकिन याद रखेंगे यह विश्व की बात करें दोस्तों तो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखेंगे। पहला क्या है दोस्तों? तो कंचनजंगा भारत का है, और याद रखेंगे यह विश्व का तीसरा है। अगर बात करें यहीं पे दोस्तों, अगर इस चोटी के बारे में बात करें कि यह चोटी भारत में कहाँ पे है, तो यह सिक्किम राज्य में है। कहाँ पे है दोस्तों? सिक्किम राज्य में है, ये याद रखेंगे, सिक्किम राज्य में है। और ये भी बात को याद रखेंगे, यह जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे यह जो है ना सिक्किम राज्य के नेपाल सीमा पर स्थित है, ये भी बात को आप लोग याद रखेंगे। अगर बात करेंगे कि जो विश्व की सबसे पहली जो कि ऊंची चोटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पर्वत शिखर के बारे में बात करेंगे, तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वह क्या है दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट है। क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपको बता रहे हैं दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट है। क्या है दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एक बार ये बना है ना कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो याद रखेंगे जो पहली भारतीय महिला के बारे में पूछे तो बछेंद्री पाल हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। जो पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, इसको आप लोग याद रखेंगे। आपको एक बार और बता दूं, माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, तो यह नेपाल चीन बॉर्डर पे है। कहाँ पे है दोस्तों? अगर आपसे कोई पूछे कि जो माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे है, तो यह हिमालय पर्वत का ही एक रूप ही होता है। तो जो नेपाल और इसके बाद चीन बॉर्डर पर है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। एक बार का एक प्रश्न और आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे यूरोप, याद रखेंगे यूरोप और एशिया महाद्वीप, यूरोप और एशिया महाद्वीप को कौन अलग करता है? एक बार एक प्रश्न आपका केवीएस में बना है पहाड़ से, मैं इसको बता दे रहा हूँ कि यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करने वाला जो पर्वत है वह यूराल पर्वत है। क्या दोस्तों? यूराल पर्वत है। एक बार ये प्रश्न बना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है यूराल पर्वत, इसको आप लोग याद रखेंगे। एक बात और बता देता हूं, कई बार सीटेट में बना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में बात करें दोस्तों तो 8848 मीटर है। कितनी है दोस्तों? तो 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, इसको आप लोग याद रखेंगे। भारत चीन बॉर्डर पर स्थित है, याद रखेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसको आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं प्यारे, आपको बताते हैं विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। याद रखेंगे, दिवस से प्रश्न बना है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। याद रखेंगे हर साल के परीक्षा में एक बार दिवस से एक प्रश्न जरूर बनता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस हर वर्ष के 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। आपको बता दें यूपी टेट में एक प्रश्न बहुत बनता है कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं। याद रखेंगे ओजोन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। याद रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखेंगे दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष के कितने तारीख को मनाते हैं, तो याद रखेंगे 5 जून को मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं। यहाँ पे एक बता दूं दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। जितने भी बताऊंगा पर्यावरण अध्ययन से ही बताऊंगा और इंपॉर्टेंट बताऊंगा। जो पृथ्वी दिवस होता है दोस्तों वह हर वर्ष के 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। इसके बाद विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो विश्व जल दिवस होता है वह प्रत्येक वर्ष के 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, जो आपका इंपॉर्टेंट है उसको बता ही रहा हूँ। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपसे पूछे तो 5 जनवरी को। हर वर्ष के कब मनाते हैं दोस्तों, तो 5 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखेंगे विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाते हैं वह हर वर्ष के 3 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 3 मार्च को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और विश्व गौरैया दिवस को भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। तो विश्व गौरैया दिवस हर वर्ष के 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है जो दिवस, आप इनको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, याद रखेंगे राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न बना है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो अगर आपको नहीं पता है तो इतने चीज़ों को जितना मैं आज बता रहा हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप कवर कर लीजिए। अगर आपको यूपी टेट पास करना है, सुपर टेट की तैयारी करनी है, DSB की तैयारी करनी है, KBS की तैयारी करनी है, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये भी आप लोग सैनिक विद्यालय, जितने भी टीचर वैकेंसी एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको राष्ट्रीय उद्यान तो याद ही करना होगा, दिवस तो याद ही करना होगा, आपको जो पर्वत शिखर है याद ही करना पड़ेगा। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है दोस्तों? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। याद रखेंगे यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह बाघों के संरक्षण के लिए है। याद रखेंगे यह किसके लिए है दोस्तों? तो यह बाघ संरक्षण के लिए है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आपको मैं 1 बाय 1 करके बता दूं, एक बहुत ज्यादा जो चर्चाओं में रहता है जिसका हम नाम बोलते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है, आपको पता होना चाहिए। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह असम राज्य में स्थित है। और किसके लिए है दोस्तों? तो एक सिंह के गैंडे के लिए। किसके लिए दोस्तों? तो एक सिंह के गैंडे के लिए यह जो है दोस्तों प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सिंह के गैंडे के लिए। आपको मैं 1 बाय 1 करके बता देता हूँ। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, अगर आपसे कोई पूछे कि जो आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे है दोस्तों? तो राजस्थान में है। कहाँ पे है? तो याद रखेंगे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। आपसे कोई पूछे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है दोस्तों? तो राजस्थान में। इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको बता रहे हैं, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और इसके बाद आपको कोई पूछे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? याद रखिएगा दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है। और ये कहां पे है दोस्तों? तो याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश राज्य में है। कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में यह उपस्थित है। याद रखेंगे कान्हा के साथ साथ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये कहां है दोस्तों? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी, ये भी आपका कहां पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। आपको बहुत पता भी है और बहुत बार आप पढ़े भी होंगे, फूलों की घाटी। क्या दोस्तों? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है दोस्तों? तो ये आपके उत्तराखंड में है। याद रखेंगे उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो उत्तराखंड में। दोनों को याद रखेंगे। आपको बता दें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है दोस्तों? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जो कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे दोस्तों, तो जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वह कहां पे है? अगर आपसे कोई पूछे तो यह पश्चिम बंगाल में है। कहां दोस्तों? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन दोस्तों? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यह उत्तर प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि जो इसको हम लोग बोलते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे दोस्तों क्या नाम है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है दोस्तों? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है लखीमपुर खीरी। क्या है दोस्तों? लखीमपुर खीरी में स्थित है। इंपॉर्टेंट जो कि आपके राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि डायरेक्टली परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको आपको मैंने बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, याद रखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहता है दोस्तों, आप ही मेरे परिवार हैं, आप ही मेरे फैमिली हैं, आपसे ही मैं कहता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। मैं आपको पहले ही बताया था कि एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा, चाहे आपका कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट का प्रश्न यहीं से होगा जो कि आपको एग्जाम में आएगा। अगर आप अंतिम तक हमारे साथ जुड़कर पढ़ते हैं तो आपको मैं कोई भी प्रश्न, याद रखेंगे प्रश्न का लेवल कुछ भी हो, अलग अलग से हम प्रश्न के गहराइयों को ढूंढ ढूंढ के प्रश्न को लाएंगे और आपके सामने उपस्थित कराएंगे। और एग्जाम में जब आप जाइएगा तो याद रखेंगे आपको इसी से अभिषेक एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से तमाम प्रश्न मिलेंगे और तब आप कहेंगे कि हाँ मेरी बात सच हुई। हरित क्रांति का संबंध किससे है? आपको पता है हरित क्रांति का मतलब दोस्तों, याद रखेंगे हरित क्रांति का मतलब, हरि का मतलब हरे से याद रखेंगे, और हरे भरे याद रखेंगे, हरे भरे जो कि आपके किससे होते हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे हरे भरे का संबंध होता है कृषि से। किससे होता है दोस्तों? कृषि से होता है। और हरित क्रांति का संबंध होता है कृषि एवं खाद्य उत्पादन में वृद्धि से। जो खेती बाड़ी की जो कृषि हुआ करती थी और जो खाद्य उत्पादन होते थे उसमें जो उत्पादकता दर को बढ़ाने की यह रुचि लाई गई थी, 1960 के दशक में लाई गई थी। और एम.एस. स्वामीनाथन इसके क्या कहे जाते हैं दोस्तों? तो इसके प्रणेता कहे जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। यही है दोस्तों, यही लाए थे हरित क्रांति, और हरित क्रांति के जनक इनको बोला जाता है। और यह जो हरित क्रांति है कृषि और खाद्य उत्पादन में वृद्धि से है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे।
आपको तो मैं कई कई बार बताता हूं दोस्तों, सरसों उत्पादन किससे है दोस्तों, याद रखेंगे तिलहन या सरसों उत्पादन, इसको हम लोग बोलते हैं पीली क्रांति से संबंध रखता है। किससे दोस्तों, पीली क्रांति से। आपका मत्स्य पालन, आपको पता होना चाहिए जो मत्स्य पालन होगा किससे संबंध रखता है दोस्तों, तो नीली क्रांति से रखता है। अधिक अधिक मछली उत्पादन से संबंध है दोस्तों, याद रखेंगे। आपसे मैंने बार बार कहा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आप इसको कवर करेंगे। अगर आपसे पूछे कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से। किससे दोस्तों, तो उर्वरक उत्पादन से है। अगर आपसे कोई पूछे कि लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो लाल क्रांति का जो संबंध होता है वह मांस उत्पादन। क्या दोस्तों, तो मांस उत्पादन, या तो आपका एक और होता है, इसको क्या बोलते हैं, टमाटर उत्पादन। क्या दोस्तों, तो मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन से सरसों लाल उत्पादन का संबंध होता है। जो याद रखेंगे लाल क्रांति का संबंध किससे होता है, तो मांस या तो टमाटर उत्पादन से होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूल ही रहा हूँ, श्वेत क्रांति। अगर आपसे पूछे तो श्वेत क्रांति क्या है, तो दूध उत्पादन से अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए ये लाई गई थी क्रांति, और यह थी दोस्तों श्वेत क्रांति। आगे देखते हैं, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आपसे लोक नृत्य से भी प्रश्न बनते हैं, तो आपको मैं एक लोक नृत्य से प्रश्न लाया कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। आपको पता होना चाहिए कि याद रखेंगे बहू कहाँ के प्रसिद्ध है, तो असम की। जो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, यह जो है मिस टाइपिंग ऑप्शन है। याद रखेंगे असम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे असम का लोक नृत्य, प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, क्या है, वह बिहू है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखेंगे आप बताएंगे असम का है। अगर आपसे मैं 1 बाय 1 करके चीज़ों को बता रहा हूँ, याद रखेंगे। अगर पंजाब के बारे में बात पूछता है, पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसको आप लोग बोलते हैं भांगड़ा और गिद्धा। क्या दोस्तों, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, आपका पंजाब का हो जाएगा। अगर राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है जिसका नाम है दोस्तों घूमर। क्या है दोस्तों, घूमर, यह बहुत प्रसिद्ध वहाँ का लोक नृत्य है। गुजरात की बात पूछे कि डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा आप बताइएगा डांडिया जो है वह गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपने यूपी का अगर पूछे दोस्तों, तो यूपी का आप याद रखेंगे यूपी में कौन कौन से लोक नृत्य प्रसिद्ध है। नौटंकी हो गया, आपका यूपी में रासलीला बहुत प्रसिद्ध होता है दोस्तों, रासलीला। आपके यूपी में ही रासलीला के बाद रामलीला भी प्रसिद्ध होता है। आपके यूपी में अगर पूछे तो कजरी बहुत प्रसिद्ध होती है दोस्तों, जो कि आपके धान की रोपाई, धान के पेड़ के पौधे जब लगाए जाते हैं तो उस समय जो महिलाएं होती हैं वो खेतों में कजरी गाती हैं, और ये भी क्या है दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ की लोक नृत्य है, तो कजरी जो आपके यूपी की है। अगर बात कथकली की बात करें, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है केरल का। जो बहुत पूछता है कथकली कहाँ का लोक प्रसिद्ध नृत्य है, तो यह है दोस्तों आपका केरल का। अगर बात करें चेराव कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये कहाँ का है दोस्तों, तो मिजोरम का। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना आप लोग याद रखेंगे। पंजाब का भांगड़ा, राजस्थान का घूमर, गुजरात का डंडिया, यूपी का नौटंकी, रासलीला, रामलीला, कजरी, और कथकली कहाँ का है दोस्तों, केरल का। चेराव कहाँ का है, मिजोरम का। बिहू कहाँ का है, असम का। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। रेखा को भी क्लियर कर ले रहे हैं, याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो कौन सी रेखा है आपको पता होनी चाहिए। जो आप लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की रेखा अगर आप लोग लांग जाएंगे, ऐसे याद रखेंगे, अगर भारत के निवासी हैं अगर पाकिस्तान में घुस जाएंगे तो वहाँ की सेना पकड़ लेगी। अगर आप पाकिस्तान के निवासी हैं भारत में घुस जाएंगे तो यहाँ की सेना पकड़ लेगी। लेकिन यही बात नेपाल की करेंगे दोस्तों, तो नेपाल में आवागमन फ्री है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप कर सकते हैं नहीं। इसी रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, लाल रेखा, ये खतरा की रेखा है। अगर इस पार जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा, आपके लिए परेशानी होगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान को कौन अलग करती है, कौन सी रेखा, तो वह रेखा का नाम है रेड क्लिफ। इसी तरह भी प्रश्न बन सकता है। अगर मैकमोहन रेखा के बारे में बात करें कि मैकमोहन रेखा किस देशों को अलग करती है, तो भारत व चीन के बीच है। किसके बीच है दोस्तों, तो भारत व चीन के बीच है। कौन सी रेखा है दोस्तों, तो याद रखेंगे भारत और चीन के बीच है आपकी क्या, मैकमोहन रेखा। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर डूरंड रेखा के बारे में बात करें कि डूरंड रेखा किसके बीच है, तो आपको पता होना चाहिए डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत व अफगानिस्तान के बीच है, अफगानिस्तान के बीच है क्या दोस्तों, तो डूरंड रेखा। याद रखेंगे, रेखा से कोई भी प्रश्न पूछे आप कर जाएंगे। मैकमोहन भारत और चीन के बीच, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान के बीच क्या है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और इसके बाद आपका PAK पाकिस्तान के बीच जो है दोस्तों वह क्या है दोस्तों, तो आपका रेड क्लिफ रेखा। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो उनको भी रेखाओं को बता दूं, जो पूछता तो उतना नहीं है लेकिन याद रखेंगे। जो 38वीं याद रखेंगे दोस्तों, 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है। अगर आपसे कोई पूछे कि 38वीं समांतर रेखा
किन जगहों के बीच है या किन देशों के बीच है, याद रखेंगे। या उत्तर कोरिया, क्या दोस्तों, तो उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच है। किसके दोस्तों, तो दक्षिण कोरिया के बीच है और उत्तर कोरिया के बीच है। कौन दोस्तों, 38वीं समांतर रेखा। अगर आपसे पूछे 29वीं समांतर रेखा किसके बीच है, तो आप क्या बोलेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। किसके दोस्तों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और किसके बीच, तो अमेरिका व कनाडा के बीच। किसके बीच, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। अगर आपसे एक और पूछता है, एक और रेखा है जो आपकी है 17वीं समांतर रेखा, किसके बीच है दोस्तों, तो उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम के बीच है। याद रखेंगे उत्तरी वियतनाम, याद रखेंगे उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम के बीच ये उपस्थित है, जो कि क्या है दोस्तों, 17वीं समांतर रेखा। इसको आप लोग याद रखेंगे। ये जो है प्रमुख रेखाएं, इनको इंपॉर्टेंट, अगर रेखा से प्रश्न बनेगा तो इससे अलग कुछ नहीं बनने वाला है। इसको आप लोग याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट रखिए या तो अपने नोट के माध्यम से याद रखिए। चलिए आगे ले चलते हैं। कौन सा देश चमड़े उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, अगर आप लोग देखेंगे तो यह जीके से है। जीके से भी पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न बनता है, तो चमड़ा उत्पादन में सबसे पहला स्थान रखता है जो चीन है, इसको याद रखेंगे। अगर भारत में बात करेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा चमड़ा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो याद रखेंगे आपका उत्तर प्रदेश। क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, तो चमड़ा उत्पादन होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। अगर बात करेंगे कि जो चमड़ा उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, या चमड़ा शहर के नाम से उत्तर प्रदेश के किस शहर को जानते हैं, तो चमड़ा शहर के नाम से हम लोग जानते हैं कानपुर को। किसको जानते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे कानपुर को हम लोग जानते हैं। किससे दोस्तों, तो चमड़ा शहर के नाम से। इसको आप लोग याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा चमड़ा का सामान वहाँ पे बनाया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में इत्र के नाम से कौन सी शहर प्रसिद्ध है, इत्र शहर किसे बोला जाता है, तो कन्नौज को बोला जाता है। यहाँ पे इत्र बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। और इत्र किससे बनाए जाते हैं, तो ये फूल के रस से बनाए जाते हैं। याद रखेंगे, इत्र बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो फूल का प्रयोग करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, भारत की बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है कोयला कहाँ पर होता है। याद रखेंगे, भारत का सबसे ज़्यादा कोयला आपके झारखंड से उत्पादन होता है। कहाँ से दोस्तों, तो झारखंड से उत्पादन होता है। इसको आप याद रखेंगे। अगर बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन से ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में कहां होता है, तो जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। कहां होता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होता है। अगर बात कपास की करेंगे, सबसे ज्यादा कपास कहां पे उत्पादन होता है, तो गुजरात में होता है। कहां होता है, गुजरात में होता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। और याद रखेंगे जो पहला स्थान भारत का होता है, जिसके अभ्रक उत्पादन में, अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो भारत का है। याद रखेंगे, विश्व में पहला स्थान किसका है दोस्तों, तो भारत का है। किसमें, तो अभ्रक उत्पादन में। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों, कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखेंगे, जो आपकी एक नदी है जिसमें बाढ़ आने के कारण बिहार की जो जनजाति है वो अस्त व्यस्त हो जाती है, त्रस्त हो जाती है और काफ़ी कटान करती है। वहाँ की जनजाति इससे प्रभावित होती है। उस नदी का नाम है कोसी नदी। इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। याद रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखेंगे दामोदर नदी जो होती है इसको हम कहाँ का शोक कहते हैं, तो याद रखेंगे ये बंगाल का शोक होता है। बंगाल का शोक इस नदी को कहते हैं। किसको दोस्तों, तो दामोदर नदी को। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट भारत की नदी के बारे में बात करेंगे तो एक नदी है जो उसकी गंगा नदी है। याद रखेंगे, गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी है। याद रखेंगे, जो गंगा नदी है वह भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है, क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी नदी किसको कहते हैं, गंगा नदी को। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर होती है। भारत में इस नदी की पूजा की जाती है। इसको पवित्र नदी का स्थान दिए हैं। इस बात को याद रखेंगे। और इसका जो उद्गम स्थान एक बार आपका यूपी टेट में पूछा है, अगर आप ध्यान रखेंगे तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों, तो याद रखेंगे उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यह भारत और बांग्लादेश होते हुए कहां पे गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में इसका पतन हो जाता है, ये गिरती है। इसको आप याद रखेंगे। तो जो आपकी गंगा नदी है वह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यही बात पूछा है दोस्तों, कहां से निकलती है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। और भारत और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में यह जो होती है वह विलीन हो जाती है। इसको आप याद रखेंगे। भारत की पवित्र नदी कहलाती है। 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी नदी भी इसे बोलते हैं। याद रखेंगे। अगर भारत की सबसे बड़ी नदी आप देखें हैं तो एक चीज़ आपके सामने बहुत समस्या लाता है। याद रखेंगे, एक चीज़ आपके सामने समस्या लाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी। याद रखेंगे, आपको आज की वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन होती है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या होती है, मैं तो बोलूँगा विश्व की सबसे बड़ी नदी होती है अमेजन नदी, और बोलूँगा नील नदी, दोनों होती है। अब हम
प्रश्न पूछने का तरीका देख लीजिएगा। अगर पूछेगा कि लंबाई में सबसे बड़ी नदी क्या है, लंबाई की बात करेगा तो नील नदी है। क्या दोस्तों, नील नदी। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर होती है। ये नील नदी जो सबसे लंबी नदी कहलाती है, याद रखेंगे। अगर बात जल के हिसाब से देखेंगे, सबसे ज़्यादा जल का प्रवाह किस नदी में होता है, जल के दृष्टि से देखेंगे तो अमेजन नदी में होता है। याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जल के दृष्टि से देखेंगे तो अमेजन नदी बड़ी नदी होगी, और लंबाई की दृष्टि से देखेंगे तो दोस्तों नील नदी सबसे बड़ी नदी होगी। आपको उस प्रश्न पूछने का तरीका देखिएगा और तब आप उस प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा। याद रखेंगे, जो आपका सांगपो नदी है ना, याद रखेंगे, उसको भारत में किस नदी के नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। ये भी आपका कई बार प्रश्न बना है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर विश्व के बारे में बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो रूस में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, रूस में पाए जाते हैं। आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राष्ट्रीय वन नीति, याद रखेंगे, जो राष्ट्रीय वन नीति है, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति है, इसके अनुसार कितने % भूभाग पे वन पाए जाने चाहिए, तो याद रखेंगे 33% भूभाग पे वन पाए जाने चाहिए। लेकिन 2023-24 का आंकड़ा बताता है कि जो आपके भारत में 24% के भूभाग पर ही वन पाए जाते हैं, जो कि आपका पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी सोचनीय है। होने चाहिए 33% पे, हाँ कितने, 24% पे। इस बात को याद रखेंगे। जो राष्ट्रीय वन नीति होती है, इसका कहना है कि 33% भूभाग पे क्या होना चाहिए दोस्तों, वन होने चाहिए। अब वन से मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं दोस्तों, कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है सदाबहार वन किसे कहते हैं। जो सदाबहार वन होते हैं ना, या हरदम इनकी पत्तियां जो होती है ना, इनके तने से लगी होती है, इनकी पत्तियां जल्दी झड़ती नहीं है, बिखरती नहीं है। और सदाबहार वन क्या होते हैं, तो ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, या ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे उगते हैं। ये बात को याद रखेंगे। और जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर, क्या दोस्तों, तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है ना, वहाँ पे उगते हैं जो आपके सदाबहार वन। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर सदाबहार वन की दृष्टि से आप देखेंगे तो जो आपके भारत के पश्चिमी घाट, जैसे कि केरल हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, उत्तर पूर्वी भारत हो गया, वहाँ पे पाए जाते हैं सदाबहार वन। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आपको पता है महासागर कितने हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखेंगे आपके महासागर कितने हैं दोस्तों, तो 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। आपको मैं बता दूं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आते हैं, तो प्रशांत महासागर में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। जो आपके गहरा भी है, बड़ा भी है और भूकंप भी आते हैं। सबसे छोटा के बारे में बात करें कि सबसे छोटा महासागर किसे बोलते हैं, तो याद रखेंगे आर्कटिक महासागर। क्या है दोस्तों, तो आर्कटिक महासागर को क्या बोलते हैं, सबसे छोटा महासागर बोलते हैं। बात को आप लोग याद रखेंगे, आर्कटिक महासागर, ये आपके इंपॉर्टेंट है। अगर 5 महासागर पूछे तो आपका प्रशांत महासागर आप लोग देख ही रहे हैं, हिंद महासागर देख ही रहे हैं, अंटार्कटिक महासागर देख ही रहे हैं, अटलांटिक महासागर देख ही रहे हैं, और एक आपका आर्कटिक महासागर होता है। ये आपके पूरे 5 महासागर होते हैं। और सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। यहाँ पे अगर महाद्वीप के बारे में बात करें दोस्तों, याद रखेंगे महाद्वीप के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, तो एशिया महाद्वीप है। क्या है दोस्तों, तो एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप के बारे में बात करें तो क्या है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहाँ पे ये भी क्लियर कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप। चलिए आगे ले चलते हैं। इनमें से कौन सी वाहनी ईंधन है, याद रखेंगे वाहनी ईंधन जिसके मतलब होता है दोस्तों, वाहन में इसका हम प्रयोग करते हैं। कौन सा ईंधन है, नाइट्रोजन गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कि मीथेन गैस है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वाहनी गैस कौन सा है। अगर वाहनी गैस के बारे में बात करें दोस्तों, तो वाहन में प्रयोग किया जाता है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं सीएनजी का, और वाहन में प्रयोग करते हैं एलपीजी गैस का भी। याद रखेंगे, अब नहीं किया जाता भले, लेकिन इसे वाहनी ईंधन की संज्ञा एलपीजी गैस को भी दिया जाता है। एलपीजी गैस का प्रयोग भी हम लोग वाहन में करते हैं, याद रखेंगे। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे वाहनी ईंधन किसे कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सीएनजी। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका नाम होता है। इसको याद रखेंगे, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेंगे सीएनजी जो होती है वह किससे बनती है, तो सीएनजी जो होता है या मीथेन का अवयव होता है। याद रखेंगे, मीथेन का अवयव होता है। और एलपीजी की बात करेंगे दोस्तों, इसका प्रयोग हम लोग घरों में, रसोई घरों में करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, या प्रोपेन, याद रखेंगे क्या दोस्तों, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। किसका दोस्तों, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। क्या होता है, एलपीजी। इसका प्रयोग हम घरों में रसोई बनाने के लिए करते हैं। आपको पता होना चाहिए, स्वच्छ ईंधन में ही भी इसे गिनते हैं हम लोग। याद रखेंगे, इसमें एथिल मरकैप्टन, इसमें एक बार प्रश्न बना है आपका केवीएस में कि एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं दोस्तों, एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं, जिसका नाम होता है दोस्तों C2H5SH। इसको बोलते हैं एथिल मरकैप्टन। इसको जब हम लोग एलपीजी में मिक्स कर देते हैं तो
इससे हमारा तीक्ष्ण गंध आता है, और जब गैस का रिसाव होता है तो यही हमें महकती है, जिसका नाम होता है एथिल मरकैप्टन। तीक्ष्ण गंध वाली ये गैस होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आपको मैं एक बात और बता देता हूं दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, याद रखेंगे। इसका प्रयोग जो होता है पेड़ पौधे भोजन बनाने में करते हैं, पेड़ पौधे भोजन बनाने में करते हैं, मनुष्य इसको छोड़ते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। वायुमंडल में जो 0.034% इसका मात्रा होता है CO2 का, आपको पता होना चाहिए। जो ये होती है आग बुझाने के काम आती है, किसके दोस्तों, आग बुझाने के काम आती है। कौन दोस्तों, तो आपका CO2 गैस होती है। आपको एक बात और बता दूं, जो N2O होती है इसको हंसी की गैस बोलते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हंसी की गैस या हास्य गैस के नाम से इसको जानते हैं। अगर मीथेन गैस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, मीथेन गैस क्या होती है, तो जो आपका मीथेन गैस होती है इसका यह जो होती है दलदल स्थान पे पाई जाती है, जहाँ पे पेड़ पौधे सड़ते गलते हैं वहाँ पे मीथेन गैस पाई जाती है। इसको आप लोग याद रखेंगे, इस चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे देखते हैं किस मंडल में रेडियो तरंगे का प्रसारण होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखेंगे जो मंडल कितनी है दोस्तों, याद रखेंगे जो वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती है, 5 लेयर में वायुमंडल को बांटा गया है, विभाजित किया गया है। इसमें आपका समताप मंडल हो गया, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, और इसके बाद एक आपका आता है बहिमंडल, और एक आता है आपका मध्य मंडल। अगर आपसे कोई पूछे तो एक आता है मध्य मंडल, और एक आता है आपका सबसे ऊपर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बहिमंडल। प्रश्न यहाँ से क्या क्या बनता है आपको बता दें। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, तो वायुमंडल सबसे ऊपरी परत है क्या दोस्तों, तो ऊपरी परत के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं वायुमंडल। मध्य मंडल को किस नाम से जानते हैं, तो ठंडी परत के नाम से जानते हैं, ठंडी परत के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे नीचे की परत क्या होती है, जो पृथ्वी के सबसे पास परत है। ऐसे प्रश्न बने तो याद रखेंगे क्षोभ मंडल, यह सबसे नीचे परत है पृथ्वी के पास, या सबसे नीचे परत इसको हम लोग बोलते हैं। आयन मंडल क्या होता है, इसमें रेडियो तरंगी चलती है। याद रखेंगे रेडियो तरंगे चलती है, किस कहाँ पे चलती है दोस्तों, तो रेडियो तरंगे, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समताप मंडल से क्या प्रश्न बनता है, यहाँ पे जो आपका ओजोन परत किस मंडल का हिस्सा है, ओजोन परत समताप मंडल का हिस्सा है। ओजोन परत समताप मंडल में और क्या होता है, यहाँ पे वायुमंडल उड़ने की, वायुयान उड़ने की, याद रखेंगे दोस्तों, वायुयान उड़ने की जो जहाजें होती हैं इनके उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है समताप मंडल में। ये बातों को याद रखेंगे। ओजोन परत कहाँ पे होता है, समताप मंडल में होता है, ये बात को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, प्रश्न ये बनता है ना कि क्षोभ मंडल कहाँ पे मौसमी घटनाएं पाई जाती है। सबसे निचले जो ये मंडल है पृथ्वी के पास है, इसी में मौसमी घटना, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए बादल बनना, बारिश होना, ये चीज़ें कहाँ पे होती है दोस्तों, क्षोभ मंडल में होती है। जैसे आपके जो भी आपके प्रदूषण फैलते हैं, जो आपकी धुआं होता है कहाँ पे होता है, क्षोभ मंडल में होता है। जो आपके प्रदूषण गैसें होती है, प्रदूषक धुआं होते हैं, कहाँ पे, क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। याद रखेंगे आज की वीडियो में जो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, अब हम वीडियो को थोड़ा कम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप भी पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग महसूस होगा। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट से मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है, और अलग अलग प्रकार की वीडियो आपके कमेंट से मैं लेकर आता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। शाकाहारी प्राणी किसे कहते हैं, शाकाहारी का मतलब उसे बोलते हैं, याद रखेंगे, जो खाद्य श्रृंखला का जो प्राणी होता है शाकाहारी प्राणी, जो क्या होता है दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। क्या होता है दोस्तों, इसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। इसके अंदर आपका हिरण आएगा, गाय आएगी, भैंस आएगा, बकरी आएगा, सभी शाकाहारी होते हैं, या प्राथमिक उपभोक्ता इसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो इससे बनता है, याद रखेंगे शाकाहारी किसे बोलते हैं, जो पेड़ पौधे की हरी पत्तियां को खाते हैं उसे शाकाहारी बोलते हैं। मांसाहारी जो दूसरे के मांसों का सेवन करते हैं उन्हें मांसाहारी बोलते हैं, जैसे कि आपका शेर हो गया, याद रखेंगे। यहाँ पे शाकाहारी की बात करेंगे दोस्तों, आपका जैसे हिरण हो गया। अब इसके बाद सर्वाहारी जो सब कुछ खाता है, मतलब वह शाकाहारी का भी भोजन खाए, मांसाहारी का भी भोजन खाए, तो उसको हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं। जैसे सर्वाहारी का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका मनुष्य हो गया है। इस तरह आप लोग देखेंगे, एक होता है यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछता है उत्पादक, यहाँ से एक पूछता है उपभोक्ता, और यहाँ से एक बहुत ज़्यादा पूछता है अपघटक। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपघटक जो होते हैं ना, उत्पादक जो होते हैं, जो उत्पन्न करने वाले होते हैं। उत्पादक किसे बोलते हैं, तो जैसे आपके पेड़ पौधे हो गए, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे उत्पादक बोलते हैं, ठीक है। और उपभोक्ता क्या होते हैं, जो क्या करते हैं दोस्तों, यह खाने का काम करते हैं। जैसे आप क्या उपभोक्ता कहलाएंगे, शेर हो गया, मनुष्य हो गया, गाय भैंस हो गया, यह उपभोक्ता हो गए। या क्या करते हैं, उत्पादक की उत्पन्न की हुई चीज़ों को खाते हैं। और अपघटक क्या होते हैं, या जो होते हैं ना, यह क्या करते हैं, इनको पृथ्वी में पर मिला देते हैं। जैसे उपभोक्ता जो मर गया, या जितने, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको प्रकृति का सफाई कर्मी बोलते हैं। या क्या होता है, जैसे कोई मृत जीव जंतु होते हैं उनको पृथ्वी पर मिलाने का काम करते हैं, इसको अपघटक का नाम दे देते हैं। इस तरह आप लोग देखेंगे, एक वीडियो में इससे खाद्य श्रृंखला से लेकर आऊँगा, जिसमें आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं।
अगला है दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। आपको पता होना चाहिए कि अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें दोस्तों तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। सूर्य से अपार ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कहते हैं। सूर्य से कौन सी ऊर्जा मिलती है, सौर ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों, सौर ऊर्जा मिलती है। इससे हमको क्या प्राप्त होता है, धूप प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, धूप प्राप्त होती है। धूप से हमें क्या मिलती है, सूर्य के प्रकाश ऊर्जा से हमें विटामिन डी मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों, तो विटामिन डी मिलती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर विटामिन की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे विटामिन डी तो मिलती ही मिलती है। आपसे सूर्य से क्या मिलती है, सौर ऊर्जा मिलती है। और याद रखेंगे जो सूर्य से प्रकाश किरणें होती है अगर पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो 500 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की प्रकाश किरणें कैसी होती है, तो याद रखेंगे सूर्य के प्रकाश किरणें अनुप्रस्थ तरंगों में चलती है। किसमें दोस्तों, तो अनुप्रस्थ तरंगे में चलती है। और याद रखेंगे यह निर्वात में होकर चलती है। किसमें दोस्तों, निर्वात में होकर चलती है। ये भी याद रखेंगे। जैसे कि आपका सूर्य के प्रकाश किरणें आपके अंतरिक्ष से होकर आपके वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे वायु नहीं पाया जाता है। कहीं कहीं पे वायु ऊपर नहीं पाया जाता है अंतरिक्ष में, तो इसके कारण हम लोग बोलते हैं कि निर्वात से होकर ये चल रही हैं। ये बातों को आप लोग याद रखिए। अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और आपको पता है ना, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। बीच में सूर्य होता है और इसके चारों तरफ कौन गति करते हैं, तो इसके चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में आपके ग्रह गति करते हैं। और ग्रह के चारों कौन गति करते हैं, तो उपग्रह गति करते हैं। ऐसा आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि भारत की संकटग्रस्त पादप जातियों में कौन सा आता है। याद रखेंगे जो संकटग्रस्त पादप जातियों की बात करेंगे दोस्तों, तो याद रखेंगे संकटग्रस्त मतलब उसे बोलेंगे दोस्तों जो कि विलुप्ति के कगार पर है। याद रखेंगे आम है कि शीशम है कि सागौन है कि आपका चंदन है। याद रखेंगे चंदन का जो पेड़ है ना, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम लोग संकटग्रस्त पादप जाति में रखे हैं दोस्तों। यह जो पेड़ है यह संकटग्रस्त हो गया है, क्योंकि इसका लकड़ी का जो उपयोग बहुत ज़्यादा तौर पर हो रहा है। लकड़ी का मांग बहुत ज़्यादा है और दिन प्रतिदिन इसकी कटाई हो रही है, इसलिए संकटग्रस्त की दृष्टि में से रख रहे हैं दोस्तों। याद रखेंगे इसकी कीमती लकड़ी इसके होने के कारण इसकी कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है और इसके कारण इसको संकटग्रस्त पादप जाति में रखे हैं। आगे देखते हैं सूखा को नियंत्रित करने में कौन सहायक होता है। आपको कहते हैं ना कि सूखा को नियंत्रित करने में सूखा, याद रखेंगे जो पेड़ पौधे होते हैं यह वर्षा कराने में सहायक होते हैं और इसका यही सही हो जाएगा। वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो बात सही है। वनों से वर्षा होती है, सूखा को यही दोस्तों क्या करेगा, जो सूखा को नियंत्रित करने में प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। वनों में अनेक जलीय पौधे होते हैं, ये भी बात सही है। वन जल आवरण की भांति कार्य करता है, ये भी बात सही होगा। ऑप्शन तो सभी सही हैं, लेकिन सूखा को नियंत्रित करने में कौन सहायक होता है, तो सूखा को नियंत्रित करने में कौन सहायक होता है दोस्तों, वन जो आपके वृक्ष होते हैं वो सहायक होते हैं। क्योंकि वृक्ष होते हैं वह जो होते हैं क्या करते हैं दोस्तों, तो यह जो होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए, यह जो होते हैं वर्षा कराने में सहायक होते हैं। इसके कारण आप लोग ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल करेक्ट आंसर मानेंगे। इस बात को याद रखेंगे। वृक्ष से संबंधित और बात बता दें, वृक्ष से ये भी कहता है ध्वनि प्रदूषण को कम किसके माध्यम से करते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण को हम लोग वृक्ष के माध्यम से कम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग ग्रीन मफलर का नाम सुने होंगे। ग्रीन मफलर क्या है, तो यह ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक प्रविधि होती है जो कि सड़क के किनारे पे वृक्षों को लाइन में लगाया जाता है, यही होता है ग्रीन मफलर। आपको पता होना चाहिए। जो वन से और क्या मिलता है दोस्तों, वन से कीमती लकड़ियां प्राप्त होती है, वृक्ष से औषधि इससे हमें प्राप्त होता है, मृदा अपरदन को रुकता है, वन से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा यह ऑक्सीजन छोड़ता है जिसका हम लोग प्राणदायिनी गैस ऑक्सीजन को बोलते हैं, या इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। सब वृक्ष से आपका प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। आपको पता होना चाहिए भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड में कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है कि वनों में वृद्धि है कि इनमें से कोई नहीं। भूमंडलीय तापन का कारण है दोस्तों CO2 में वृद्धि। याद रखेंगे यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो होती है ग्रीन हाउस गैसें होती है। याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। इसमें आपका CO2 हो जाएगा, इसमें आपका N2O हो जाएगा, इसमें आपका CFC हो जाएगा और इसमें एक और गैस पाई जाती है दोस्तों जिसको आप लोग बोलते हैं मेथेन CH4 हो जाएगा। यही दोस्तों होती है ग्रीन हाउस गैस, भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी होती हैं। आगे देखते हैं जुगाली, या इसको आमतौर पर हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हमारे यहाँ पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में बोला जाता है जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। तो याद रखेंगे जो जुगाली करते हैं इसको पगुरी बोला जाता है आमतौर भाषा में। तो जो पगुरी करने वाले जीव जंतु होते हैं जुगाली करते समय CO करते हैं मीथेन गैस का, और मीथेन गैस का प्रयोग धान के खेत से भी निकलता है। याद रखेंगे धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। क्षमा चाहूँगा दोस्तों इसके लिए। आगे देखेंगे वाहनों से निकलने वाली
प्रदूषित गैस क्या होती है, तो वाहन के साइलेंसर से CO निकलता है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोलते हैं। इसको विषैली गैस के नाम से जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा दोस्तों, तो वायु प्रदूषण को वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है दोस्तों, तो याद रखेंगे यह पौधारोपण से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, याद रखेंगे अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है SO2। आपको पता होना चाहिए अम्लीय वर्षा का pH मान 5.2 से कम होता है, या कहीं कहीं पर 4.2 भी मिल जाएगा लिखा हुआ। तो याद रखेंगे अम्लीय वर्षा को सबसे ज़्यादा वर्षा होती है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओजोन परत किन हानिकारक गैसों कीड़ों को अवशोषित करती है, हानिकारक कीड़ों को अवशोषित करते हैं, याद रखेंगे सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें जिसको बोलते हैं UV से इसको करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण दिवस अधिनियम, याद रखेंगे दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ऐसा प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर। याद रखेंगे 1986 में। कब हुआ दोस्तों, 1986 में। आगे देखते हैं ओजोन परत किस प्रदूषक के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है, तो जो रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे प्रभावित हो रही है आपकी ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई को किस में नापते हैं, अगर आपसे पूछे तो डाप्सन में नापते हैं। किस में नापते हैं दोस्तों, डाप्सन में नापते हैं, ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है, आपको पता होना चाहिए। जो ग्रीन हाउस गैस किसको नहीं मानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मानते हैं। आपका किसको नहीं मानते हैं, मीथेन को मानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को मानते हैं, ऑक्सीजन को नहीं मानेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीजन को नहीं मानते हैं। कौन सी वनस्पति जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है, याद रखेंगे कौन सा वनस्पति जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है, रेगिस्तान है, समुद्र है, आपका जंगल है, घास का मैदान है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा, आप देखेंगे रेगिस्तान तो होगा नहीं, वनस्पति यहाँ पे उतना मिलता नहीं, समुद्र में वनस्पति उतना मिलता नहीं। आपको पता होगा घास का मैदान में उतना वनस्पति नहीं रहेगा, जंगल में होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियों का इसमें डाटा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो प्राकृतिक वनस्पति उसे बोलेंगे जो अपने आप जम जाती है। मानव द्वारा लगाए गए पौधे तो मानव निर्मित हो जाएंगे, कृषि पौधे ये भी मानव निर्मित हो जाएंगे, सजावटी पौधे भी मानव निर्मित हो जाएंगे। स्वाभाविक रूप से उगने वाले जो पौधे होते हैं इन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया जल चक्र का हिस्सा नहीं, आपको यही बताना है दोस्तों। जल चक्र, वाष्पीकरण ये भी जल चक्र में हिस्सा है, संघनन ये भी इस जल चक्र का हिस्सा है, वर्षा भी जल चक्र का हिस्सा है, नाइट्रिफिकेशन ये नहीं है दोस्तों, यह नाइट्रोजन के हिस्सा है। याद रखेंगे नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। आज की वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए देखते रहिए आप अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत